आज हम बात करने वाले हैं ऐसे आदमी के बारे में जिसके पास सिर्फ विजन था, टैलेंट था, लेकिन पैसा नहीं था। और उसने इंडिया में टीसीएस के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है सॉफ्टवेयर में। हाँ, आप लोग समझ ही गए होंगे। हमें इन्फोसिस के फाउंडर के बारे में बात करेंगे और इन्फोसिस कंपनी के भी बारे में बात करेंगे। कैसे चालू हुई, कैसे सक्सेस मिला इतना। क्या लगता है आपको कितने पैसे से चालू हुई रहेगी इन्फोसिस? 1981 में चालू हुई थी 10,000 रुपये से। और और वो कंपनी को बनाया नारायण मूर्ति ने, जो कि आज सब जानते होंगे कि टीसीएस के बाद इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी है इन्फोसिस। और दुनिया की टॉप 12 कंपनियों में इन्फोसिस एक है, सॉफ्टवेयर में सबसे बड़ी कंपनी। तो आज हम बात करेंगे कैसे 10 बिलियन डॉलर बन गए 2017 तक। नारायण मूर्ति का जन्म 20 अगस्त 1946 1946 में हुआ था। नारायण मूर्ति का जन्म और कर्नाटक में हुआ था इनका जन्म। और इनके डैड जो थे वो टीचर थे एक स्कूल में, जो कि मैथ्स सिखाते थे, मैथ्स और इंग्लिश। और नारायण मूर्ति खुद बताते हैं कि हमारे घर में मेरे दादा से लेके मेरे मुझ में सिर्फ मैथ्स की क्वालिटी थी। मतलब इनके घर में कुछ पढ़े चाहे ना पढ़े, लेकिन मैथ्स बहुत सबका स्ट्रांग था। इनके दादाजी का, इनके डैड का, इनका भी। घर में कुछ और बात नहीं होता था, लेकिन मैथ्स का बात ज़रूर होता था। तो इनका करियर भी वहीं से शुरुआत हुआ था कुछ। उन्होंने आईआईटी कानपुर से अपना ग्रेजुएशन तो किया, लेकिन ये मैथ्स की फील्ड में चले गए थे। सब सोचते हैं कि कुछ भी मिले हमें, मैथ्स ना मिले, लेकिन नारायण मूर्ति सोचते हैं कि कुछ मिले चाहे ना मिले, मैथ्स ज़रूर मिलना चाहिए। नारायण मूर्ति के जो डैड थे वो बहुत डिसिप्लिन पर्सन थे। और नारायण मूर्ति भी यही बोलते हैं कि अगर लाइफ में सक्सेस होना है तो डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। और नारायण मूर्ति ये खुद मानते हैं कि मैं थोड़ा बहुत लकी रहा, क्योंकि मुझे ऐसे टीचर्स मिले, मेरे पेरेंट्स मिले ऐसे जो डिसिप्लिन थे, मुझे जिन्होंने बहुत सपोर्ट करते थे उन्हें। तो वो लकी मानते हैं। अपने इंटरव्यू में भी उन्होंने बताया था कि वो बहुत लकी मानते हैं। नारायण मूर्ति के परिवार में करीब 11 लोग थे। नारायण मूर्ति खुद 8 भाई बहन थे। नारायण मूर्ति को उनके 7 भाई बहन और थे नारायण मूर्ति को छोड़ के। और उनके पेरेंट्स थे, मम्मी पापा थे उनके और दादी थी उनकी साथ में। और नारायण मूर्ति बताते थे कि वो लोग बहुत लड़ते थे एक दूसरे से, और उतना ही ज़्यादा केयर भी करते थे एक दूसरे का। और नारायण मूर्ति के जो डैड थे, उन उनके पास सैलरी कम होता था, उनका वो टाइम पे बहुत कम था सैलरी। तो उनका नारायण मूर्ति का सिलेक्शन हो गया था आईआईटी में। और उनके डैड ने उन्हें उनसे कहा कि अगर तुम ना आईआईटी में जाओगे तो मेरा सैलरी का 1/3 तो आप ही आपके ऊपर चले जाएगा। और उन्होंने एक बात और कहा कि अगर तुम में इंटेलिजेंसी है, चाह है एक सच्चा, तो खुद ब खुद आप रास्ता बना लोगे। और ये बात सुन के नारायण मूर्ति के जहन में बैठ गया है बात। और जो मास्टर डिग्री थी नारायण मूर्ति ने, वो आईआईटी कानपुर से ही किया। और नारायण मूर्ति बताते हैं कि वो दौर ऐसा था कि वो टाइम पे जो स्कूल में जो मतलब जो स्कूल में ऑल अराउंड जो भी चौथे पाँचवें नंबर पे रहता था, जो भी इंटेलिजेंट रहता था, जिसका मार्क्स ज़्यादा आता था, वो लोग को गवर्नमेंट पैसा देती थी कि तुमको जितना पढ़ाई करना है करो। और नारायण मूर्ति, लेकिन प्रॉब्लम था कि उन्हें पैसा एंड में देते थे साल के। और इसीलिए मांगा था नारायण मूर्ति ने अपने डैड से पैसा। पैसा नहीं मिलने की वजह से नारायण मूर्ति ने मैसूर इंस्टीट्यूट से उन्होंने अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया मैसूर यूनिवर्सिटी में। और नारायण मूर्ति बताते हैं कि वो टाइम पे मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा था, अभी भी है। और वो इंग्लिश सुधरा ये वजह से था कि उनके डैड जो थे वो पढ़ाते थे एक तो स्कूल में। और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे लोग आते थे, विलियम्स, शेक्सपियर, ये सब। तो वो लोग को टीच करते थे। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम होता था कि ये शब्द का मीनिंग क्या है, तो
वो डायरेक्ट नारायण मूर्ति से पूछते थे ये शब्द का मीनिंग क्या है असल में बताओ। तो डिक्शनरी दे देते थे और पूछते थे, और उसके वजह से इंग्लिश इनका स्ट्रांग हो गया था। ये खुद नारायण मूर्ति ने बताया। और 1967 में उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर लिया, अपना डिग्री हासिल कर लिया था। वो टाइम पे सिर्फ ऐसा दौर था ना, वो टाइम पे डॉक्टर, इंजीनियर और सिविल सर्विस, यही तीन चीज़ फेमस था वो टाइम पे। तो नारायण मूर्ति कंफ्यूज थे थोड़े, और उनके डैड ने उन्हें, नारायण मूर्ति को समझाया कि तुम इंजीनियरिंग करो, अपना इंजीनियरिंग में करियर बनाओ। इंडिया में इंजीनियरिंग का बहुत सारा स्कोप है, अभी आने वाला है स्कोप। और वही सोच के नारायण मूर्ति ने इंजीनियरिंग किया। वो दौर ऐसा था कि वो टाइम पे आईआईटी कानपुर बहुत ज़्यादा नाम था, क्योंकि आईआईटी आज भी नाम है बहुत ज़्यादा आईआईटी कानपुर, क्योंकि वो टाइम पे आईआईटी कानपुर से 8 अमेरिकन कॉलेज थी जो कोलैबोरेट कर रही थी। तो वहाँ पे बहुत सारे अमेरिकन प्रोफेसर्स आते थे, लेक्चर देते थे, और नारायण मूर्ति को वहाँ जाना ही जाना था। नारायण मूर्ति और जाना ही जाना था उन्हें। और फिर एक बार तो ऐसा हुआ कि वहाँ पे एक ऐसा सर आया, उसने कंप्यूटर पे लेक्चर दिया, और नारायण मूर्ति को मैथमेटिशियन बनना था। लेकिन जब उनका लेक्चर सुना वो प्रोफेसर का, नारायण मूर्ति ने, तभी नारायण मूर्ति ने अपने प्रोफेसर से पूछा कि मुझे ब्रांच चेंज करना है अपना। तो वो लोग ने बोला कि हाँ, आप हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट हो, आप ब्रांच चेंज कर सकते हो अपना। तो वो उनको कंप्यूटर फील्ड में मज़ा आने लगा। वहाँ पे बड़े बड़े कंप्यूटर्स रहते थे आईबीएम के। देखो अभी बिल गेट्स आए नहीं थे वो टाइम पे, और उसके पहले आईबीएम बहुत फेमस था, बहुत बड़ी कंपनी थी आईबीएम। माइक्रोसॉफ्ट से भी बड़ी कंपनी थी आईबीएम। तो वो टाइम पे आईबीएम थी, वहाँ पे आईबीएम के कंप्यूटर्स रखे हुए होते थे। और अभी तक इंडिया में कंप्यूटर का सी भी किसी को नहीं मानता। और नारायण मूर्ति को मज़ा आने लगा, और आईआईटी कानपुर में उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, और लगन से पढ़ाई करने की वजह से उनका ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री हो गया उनका आईआईटी कानपुर से। और फिर थोड़े दिन के बाद उनको आईआईएम अहमदाबाद में एसोसिएट हुआ, उनको आईआईएम अहमदाबाद में। और यह ये बात अच्छी है कि उनको मेन टीचर जो थे उनको गुरु मानते हो कृष्णन अय्यर, वो आईआईएम अहमदाबाद में पढ़ा रहे थे। नारायण मूर्ति चाहते थे तो शायद वो अमेरिका में जॉब कर सकते थे, और उन्हें अच्छा खासा सैलरी भी मिलता था, लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं वहाँ जॉब नहीं करूँगा, इंडिया में ही करूँगा। और वहाँ पे भी आईआईएम अहमदाबाद में वो कंप्यूटर से ही रिलेटेड काम था, उनको कंप्यूटर में दिलचस्पी आने लगी थी वो टाइम पे। और वो दौर ऐसा था कि अब अमेरिका में कंप्यूटर का स्कोप हो गया था, क्योंकि बिल गेट्स आ गए थे वो टाइम पे, विंडोज़ आ गया था, और कंप्यूटर का स्कोप बढ़ते जा रहा था। लेकिन इंडिया में अभी तक लाइसेंस राज चल रहा था, वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ था इंडिया में। और फिर इनको भी इन्फोसिस बनाने को बहुत टाइम लगा, करीब 5 साल तक ये आईआईएम अहमदाबाद में काम किए इन्होंने। और इंडिया में तो सिर्फ एक ही कंपनी थी जो कंप्यूटर बनाती थी, ईसीएल। वो सिर्फ इंडिया के लिए कंप्यूटर बनाती थी, क्योंकि वो टाइम पे वो एक ही कंपनी थी जो इंडिया के लिए कंप्यूटर बनाती थी, क्योंकि वो टाइम पे लाइसेंस राइट चल रहा था, और किसी भी कंपनी को चालू करने के लिए 50 परमिशन लेना पड़ता था, मिलता नहीं था परमिशन। वो दौर ऐसा था कि आपको कुछ भी चीज़ बनाने के लिए गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ता था, क्योंकि नारायण सत्यमूर्ति को एक टेलीफोन लगाने के लिए उनको 1 साल लग गया परमिशन की वजह से, परमिशन नहीं दे रहे थे, मिल नहीं रहा था जल्दी से। और उनको नारायण मूर्ति को बाहर से कंप्यूटर मंगा के इंडिया में बेचना था। उनको कंप्यूटर लेके आने के लिए बाहर से इंडिया में उनको 3 साल लग गया, बताओ। वो दौर ऐसा था कि अगर कोई दूसरा कंपनी रहता तो शायद छोड़ के चले जा रहता, लेकिन नारायण मूर्ति ने हार नहीं माना। और एक बात और बता दूं कि जब नारायण मूर्ति आईआईएम अहमदाबाद में थे तो उन्होंने बहुत सारा देश ट्रैवल किया। और एक बार तो पेरिस गए थे वो, और खुद अपने इंटरव्यू में बताया कि फ्रांस बहुत अच्छा कंट्री है, वहाँ पे रात को 1 बजे तक आप घूम लो लेकिन कुछ होएगा नहीं आपको। तो फ्रांस गए थे, फ्रांस के कैपिटल पेरिस में गए थे। और वहाँ पे उन्होंने, और जब वो रशिया गए थे तो उन्हें कहीं जाना था, तो वो स्टेशन पे खड़े थे, रात का 9 बज रहा था, और वो टाइम पे बैंक सुबह खुलने वाला था, शाम तक बैंक बंद हो गया था। वो टाइम पे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कुछ था नहीं। तो नारायण मूर्ति एक रेस्टोरेंट में गए और उनको बोला कि मुझे खाना दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है।
तो वो रेस्टोरेंट के आदमी ने बोला कि आपको पैसे देने पड़ेंगे खाने के लिए। तो नारायण मूर्ति वापस आ गए स्टेशन के इधर और उधर ही सो गए, स्टेशन पे ही सो गए नारायण मूर्ति। और फिर अगले दिन सुबह उठे तो उनको भूख तो लगा था, लेकिन नारायण मूर्ति ने बोला कि छोड़ो, अब कौन जाएगा खाना खाने, अभी चलते अपने जहाँ पे मेरे को जाना था। तो नारायण मूर्ति ट्रेन में बैठ गए। अब ट्रेन में रशियन कपल्स बैठे थे, दो लोग। तो नारायण मूर्ति को रशियन लैंग्वेज आता था। नारायण मूर्ति ने वो दो कपल से बात करना चालू किया। लड़की तो बात कर रही थी अच्छे से, लेकिन ये देख के लड़के को बुरा लग रहा था कि बात कर रही हो। तो वो लड़के ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। अब पुलिस को फ़ोन किया तो नारायण मूर्ति को पुलिस पकड़ के लेके गई। और 8 फीट 8 बाई 10 का एक जेल था, उसमें रखा था उनको। 3 दिन तक ना खाना दिया ना पानी दिया नारायण मूर्ति को। और 3 दिन के बाद नारायण मूर्ति को छोड़ दिया जेल से, और एक मालगाड़ी में बैठा दिया उनको। और बोला कि वो लोग, पुलिस ने बोला कि हमारे संबंध इंडिया से अच्छे हैं, इसके लिए हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। और नारायण मूर्ति बोलते हैं क्या बात है, इंडिया से संबंध अच्छे नहीं होते तो तुम मुझे मार ही देते। अब तो नारायण मूर्ति ने वैल्यू कैपिटलिस्ट पे फोकस करना चालू किया वो टाइम से, उनको समझ में आया। अब IIM अहमदाबाद को नारायण मूर्ति ने छोड़ा और अपना खुद का एक कंपनी चालू किया, सॉफ्ट इलेक्ट्रिक करके। और लेकिन वो कंपनी उन्होंने 9 महीने में ही बंद कर दिया। उनको बस एक्सपीरियंस चाहिए था वहाँ से। उन्होंने एक्सपीरियंस लिया क्योंकि उन्हें भी पता था कि वो टाइम पे वो दौर ऐसा था कि कंप्यूटर का किसी को मालूम ही नहीं था। सिर्फ अमेरिका में मालूम था कंप्यूटर का, इंडिया में किसी को मालूम ही नहीं था कंप्यूटर होता क्या है। तो उसी के लिए उन्होंने छोड़ दिया बिज़नेस, वो बंद कर दिया वो बिज़नेस। और फिर नारायण मूर्ति 35 साल के हुए तो उनके दोस्त लोग ने बोला था उन्हें कि जो भी 35 साल का हो जाता है उसके बाद बिज़नेस करता है तो वो सक्सेसफुल होता है। 19 इन्फोसिस तो फाउंड हो चुका था, लेकिन क्या था, कंपनी तो उन्होंने बनाने के बाद पैसा ही नहीं था उनके पास। तो सुधा मूर्ति ने उन्हें पैसा दिया, करीब 10,000 रुपया। और सुधा मूर्ति बहुत सारे सोशल एक्टिविटी करने में व्यस्त रहती है, बहुत सारे दान वान करती है। और नारायण मूर्ति भी करते हैं बहुत सारे, जैसे कि रतन टाटा हो गए और नारायण मूर्ति हो गए, अजीम प्रेम जी हो गए, ये लोग दान बहुत ज़्यादा करते हैं। तो अब दान करने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे कस्टमर आते हैं, इनके सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए कस्टमर आते हैं। तो एक जैसा करते हैं वैसा मिलता है। वो नारायण मूर्ति भी यही बोलते हैं और रतन टाटा भी यही बोलते हैं और अजीम प्रेम जी भी यही बोलते हैं। अब इन्होंने इन्फोसिस शुरू कर दी थी, तो अभी वो टाइम पे लाइसेंस राज चल रहा था। तो इनको बहुत दौड़ना पड़ता था, बहुत दौड़ भाग करना पड़ता था। कभी जाना पड़ता था दिल्ली, कभी बेंगलोर, कभी दिल्ली, ऐसा कम से कम ना 50-60 बार ये गए रहेंगे। और इनके पास इनके सब दोस्त लोग जो थे वो नौकरी कर रहे थे और उनके पास गाड़ी बंगला सब हो गया था, और इनके पास अभी भी कुछ था नहीं। तो उनके दोस्त लोग ने यही सजेस्ट किया कि आप बिज़नेस सब बेकार है, आप बंद करो ये सब और नौकरी करो। तो नारायण मूर्ति ने बोला कि नहीं, मैं करूँगा, मैं बिज़नेस ही करूँगा। और इन्होंने बिज़नेस में लग गए, इन्होंने बिज़नेस किया। क्योंकि एक कंपनी फ्लॉप हो चुका था, इसके लिए उन लोग के दोस्त लोग बोल रहे थे कि बिज़नेस मत करो, नौकरी करो। और ये लोग, इन नारायण मूर्ति ने बोला कि मेरे पास एक दिन सब कुछ होगा। तो तभी ये जब दौड़ भाग चालू हो गया था लाइसेंस राज का, तो ये कभी कभी तो पैदल चले जाते थे। उनके पास पैसा नहीं होता था, हेडक्वार्टर तक पहुंचने के लिए इनके पास पैसा नहीं होता था। कभी कभी तो ऑफिस तक पहुंचने के लिए इनके पास पैसा नहीं होता था, तो ये पैदल जाना पड़ता था इनको। कुछ समय के बाद इन्फोसिस में एक कोलैबोरेशन हुआ, एक अमेरिकन कंपनी ने कोलैबोरेट किया उसके साथ। और फिर 8 साल तक कंपनी अच्छी चल रही थी इन्फोसिस, फंडिंग मिल रहा था उनको कोलैबोरेशन की वजह से। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1988 में कोलैबोरेशन टूट गया, कंपनी के पास फंडिंग मिलना बंद हो गया। और जहां 8 साल पहले चालू किया था इन्फो नारायण मूर्ति ने कंपनी, उसी जगह पे आके रुक गई थी कंपनी। यहाँ तक कि को फाउंडर ने छोड़ दिया इन्फोसिस, को फाउंडर और था जो उसने छोड़ दिया इन्फोसिस। और इन्फोसिस में जो काम करता था वो एम्प्लॉई भी बोलते थे कि अब इन्फोसिस बंद हो जाएगा, अब ज़्यादा टाइम तक चल नहीं सकता इन्फोसिस। सिर्फ नारायण मूर्ति को छोड़ के बाकी सब ने हार मान लिया था। नारायण मूर्ति लेकिन रुके नहीं, सबको समझाया और बोला कि प्लीज़ कंपनी छोड़ के मत जाओ, मैं इन्फोसिस के साथ रहूँगा, आप लोग मेरे साथ चलो, हम करके दिखाएंगे, हम लोग कुछ बन पाएंगे, बड़ी कंपनी बनाएंगे इसको।
तो बहुत लोगों ने हाँ चलो ठीक है नारायण मूर्ति की बात मान लिया बहुत सारे लोगों ने। और फिर करीब 1991 में लिबरलाइजेशन आया। और फिर उसके बाद मॉर्गन स्टैनली ने 13% स्टेक खरीद लिया इन्फोसिस का, तो इन्फोसिस के पास फंडिंग आ गया। फिर आईपीओ लॉन्च हो गया इन्फोसिस का, उसके उससे भी फंडिंग आ गया, बहुत सारा पैसा मिलते जा रहा था इन्फोसिस को। और फिर सबसे बड़ा ट्रेलर कब आया, जब 2001 में और 2001 से लेकर 2003 के बीच में जब आईटी बूम आया था। तो तो नारायण मूर्ति को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। कंपनी रुकी ही नहीं, उसके बाद चलते ही जा रही थी, चलते ही जा रही थी। और फिर कुछ टाइम के बाद इन्फोसिस में करीब वो टाइम तक 1991 से लेके 2002 तक करीब 200 एम्प्लॉयज़ काम करते थे इन्फोसिस में। और आज के टाइम पकड़ोगे तो करीब 1 लाख एम्प्लॉयज़ काम करते हैं इन्फोसिस में। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को बहुत ज़्यादा मौका मिलता है इन्फोसिस में, वहाँ पे बहुत सारा नौकरी मिलता है इन्फोसिस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को। 1993 में इन्फोसिस का रेवेन्यू करीब $5 मिलियन था 1993 में। और उसके बाद करीब 2002 तक उसका रेवेन्यू बढ़ गया, $10 बिलियन हो गया। $10 बिलियन करीब 70,000 करोड़, 70-75 हज़ार करोड़। और इन्फोसिस आज सबको पता है कितनी बड़ी कंपनी है, 4 लाख 4.5 लाख करोड़ की कंपनी है। और इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है सॉफ्टवेयर फील्ड में, टी सी एस के बाद इन्फोसिस दूसरी दुनिया की सबसे बड़ी, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है सॉफ्टवेयर में। और फिर नारायण मूर्ति ने 2002 में रिटायरमेंट ले लिया था, लेकिन 2011 में वो वापस आए कंपनी के लिए काम करने के लिए। और उस समय उनका एज था 67। वो टाइम वापस आए और कंपनी के लिए वापस काम किया। और फिर उन्हें बहुत सारे अच्छे खासे अवार्ड्स भी मिले हैं। उन्हें बहुत एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, जो कि बहुत कम लोग को मिलता है। और ये थी नारायण मूर्ति की कहानी, कैसे वो सक्सेस हुए और कैसे इन्फोसिस बनी, कैसे इन्फोसिस इतनी बड़ी बनी। आपको अगर नारायण मूर्ति की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।